ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे पहले हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि हम यह जीएस की क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे इंट्रोडक्शन की क्लासेस के तौर पर हम यह देखेंगे जैसे भूगोल हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया। इन सभी टॉपिक पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, देखेंगे यह क्यों एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखें यह विषय पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम देखें, हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। हम पढ़ेंगे पहले भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। यह क्लास इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हम देखें कि यह भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से संविधान के बारे में यह कहा गया है कि हमारा संविधान किस प्रकार से होगा। संविधान का आशय क्या है, हम संविधान किसे कहेंगे, यह संविधान है क्या। तो हम देखें किसी भी देश को संचालित करने के लिए, किसी भी देश को संचालित करने के लिए यानी कि ये संविधान है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यह किसी भी देश के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। संविधान क्या है, संविधान का मतलब है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे। तो हम देखें संविधान का मतलब यह है जहाँ पर कानून यानी लॉज, ठीक है, जहाँ पर रूल्स हों, नियम हों, बहुत सारे ऐसे विधि हों। समझ में आ गया? यानी कि संविधान किसे कहेंगे, यानी जो विधियों का, नियमों का, यानी कि जो रूल्स हैं, ठीक है, जो लॉज हैं, जो कानून हैं, इनका क्या है भाई, कलेक्शन है, यानी कि संग्रह है। इतनी बात समझ में आ गई। संविधान किसे कहेंगे, संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश के संचालन में, यानी कि अगर हम किसी देश को संचालित करते हैं तो देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून होते हैं, एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उस रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर ही हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश किस प्रकार के संचालित होगा। तो यह संविधान नियमों का, विधियों का, कानूनों का एक प्रकार से संग्रह है जो देश की जो शासन व्यवस्था है उस आधार पर संचालित किया जाता है। अगर किसी भी देश में यह रूल और रेगुलेशन नहीं होते हैं तो उस देश का जो नागरिक होगा, उस देश के जो लोग होंगे, वह किसी भी प्रकार से नियमों के आधार पर वर्क नहीं करेंगे। वह ऐसे काम को करने के लिए उनके कोई ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं होंगे जो फॉलो करेंगे। लेकिन जब किसी देश में कानून होता है, यानी रूल होता है, लॉज होते हैं, तो उसके आधार पर लोग अपने आप को ढालने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर यह कानून नहीं रहता है, ये लॉज नहीं रहते हैं, ये रूल और रेगुलेशन नहीं होते हैं, तो किसी देश का शासन व्यवस्था वो अच्छे से संचालित नहीं हो सकता हुआ, ठीक है। तो अगर देश को चलाना है किसी भी देश के लिए तो सबसे पहले उसका संविधान लिखा जाना बहुत ही जरूरी है। यह संविधान यह बताता है कि देश के लिए, अपने नेशन के लिए किस प्रकार से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या कहेंगे, संविधान है क्या। तो हमने एक बात बताया, यह कलेक्शन है किसका, रूल्स का। कलेक्शन किसका है, ये लॉज का, यानी कि नियमों का, फिर कानूनों का, यह एक संग्रह है। बात समझ में आ गया। अब यह संविधान देखें भारतीय संदर्भ में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है। अगर हम भारतीय संविधान के बारे में देखें तो सबसे पहले यह देखें कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना है।
सम प्लस विधान। सम का मतलब यह है इक्वल यानी बराबर सबके लिए, और विधान का मतलब यही है रूल और रेगुलेशन, यानी कि ऐसा कानून जो सभी के लिए एक समान रूप से कार्य करता है, सभी के लिए एक जैसे एक रूप से लागू होता है, यही क्या है? संविधान है। तो देश की संचालन व्यवस्था में देश के लिए यह संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ में आ गया? तो अब हम देखें संविधान में हमें पढ़ना क्या है। भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो अगर हम भारतीय संविधान के बारे में देखें तो भारतीय संविधान को देखने से पहले अगर हम भारतीय संविधान का एक थोड़ा सा प्रतिबिंब देखना चाहें, उसका एक झलक देखना चाहें, तो भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रियम्बल्स भारतीय यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान का अगर हम एक प्रतिबिंब देखें, एक झलक देखें, तो वह दिखाई देता है, वह होता है हमारा प्रियम्बल्स में। और यह प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और इसी प्रस्तावना को हम एक और शब्द कहते हैं उद्देशिका। यह उद्देशिका नाम क्यों दिया गया है? प्रियम्बल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जब भारतीय संविधान अपने सभी उन लोगों के द्वारा, उन विचारकों के द्वारा, उन आइडियाज़ के बारे में, यह लोग कौन थे? जब हमारा देश बन रहा था, यानी कि देश का कानून चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय के जितने ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे फिलॉसफर थे, अपने देश के चलाने के लिए एक नियम और कानून का, ठीक है, एक व्यवस्थित रूप से ब्यौरा तैयार किया और वह देखा गया प्रियम्बल्स में, उद्देशिका में। यही उद्देशिका, यही प्रियम्बल्स भारतीय संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरी तरह से झलक दिखाई देता है। जैसे हम अगर पूरा संविधान न पढ़ें तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल्स को देख लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि पूरी तरह से भारतीय संविधान में क्या बात कही गई है। बात समझ में आ गया? यह प्रियम्बल्स क्या बताता है? यह बताता है कि भारतीय संविधान में वह कौन सी ऐसी बातें हैं जो सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो प्रियम्बल्स है, वह प्रियम्बल्स में एक शब्द स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? देखेंगे जब प्रियम्बल्स में यह जो शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यह है हम भारत के लोग। इसका संबोधन सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का संबोधन नहीं है, किसी एक व्यक्ति को यह नहीं बुलाया जा रहा है, न बताया जा रहा है, यह पूरे भारतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले उन सभी व्यक्तियों के बारे में, उन सभी नागरिकों के बारे में जो भारतीय क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी के बारे में, यानी कि सबके लिए यह संबोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया? तो हम भारत के लोग का मतलब यह है, ये भारत की संपूर्ण जनता, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, यहाँ किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। सभी लोग कैसे हैं? एक जैसे। और इनके लिए सभी प्रकार से जो नियम कानून हैं एक समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े घर के हैं उनके लिए नियम और कानून अलग होंगे, ऐसा नहीं है। जो छोटे ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं, ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे सोसाइटी से आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए यह कानून बहुत ज़्यादा या प्रताड़ित करने वाला हो, यानी कि पूरी तरह से उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, या ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होगा जो उन पर थोपा जाएगा कि नहीं करना ही है। अगर कोई ऐसा वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, वह अपराधी है, चाहे वह कोई भी हो, और सबके लिए यह कानून जो है उसी आधार पर उसे दंड देने का प्रयास करता है। बात समझ आ गया? तो
कानून सबके लिए एक समान है। तो हम ये देखें, जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल्स है, वह पूरी तरह से भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से इमेज बताता है, वह प्रतिबिंब दिखाएगा। बात समझ आ गया? वह प्रतिबिंब क्या बताता है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें कही गई हैं। तो देखेंगे, इसी संविधान में हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार। इसी संविधान में नागरिकता की बात की गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व। अब ये देखिए, मूल अधिकार यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, किसे फंडामेंटल राइट्स कहेंगे? नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ये क्या है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये डीपीएसपी जो जिसे बोलते हैं। बात समझ आ गया? अब देखिए, मूल अधिकार है, नागरिकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। हम इसी संविधान में स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसी संविधान में लोकतंत्र की बात करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? फ्रीडम से लगाएंगे हम लोग। लोकतंत्र का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी होता है। इन सब का एक अलग अलग अर्थ है। क्या है अर्थ? इसका मीनिंग है। भारतीय संविधान में इन वर्ड्स का अलग अलग प्रकार से मीनिंग बताया गया है। बात समझ आ गया? फंडामेंटल राइट्स किसे कहेंगे? अगर हम बात करें, वह फंडामेंटल राइट्स क्या है, मूल अधिकार किसे कहते हैं? बताए भाई, क्या होता है मूल अधिकार? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जानती हैं? क्या होता है? मूल अधिकार का मतलब यह है, जो व्यक्ति रहता है, ठीक है, उस व्यक्तियों को अपने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जन्म लेता है तो उसे जीने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसे कार्य करने का अधिकार है। तो वह अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? यह अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार। अब देखिए, एक मूल अधिकार हो गया। यह मूल अधिकार मूल क्यों है? क्योंकि यही अधिकार जो समाज में हमें जानवरों से अलग करता है। अगर यह अधिकार नहीं है तो हम जानवरों के समान हैं। जैसे यह अधिकार जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रकार से अधिकार मिल गया। हमें यह जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई अधिकार मिल जाता है, जैसे हमें बोलने का आज़ादी है, हमें कुछ भी प्रकार से किसी कार्य का करने का आज़ादी है, यह हमारा अधिकार है। हमें जीने का अधिकार है, हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें हर प्रकार के कार्यों को करने का अधिकार है। तो यह अधिकार क्या बताता है? यह अधिकार यह भी बताता है कि हम उन सभी कार्यों को करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा कार्य, हमारा वर्क ऐसा होगा जो दूसरे के अधिकारों को छीनता है, या दूसरे के अगर राइट्स को हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो यह हमारा अधिकार वहां तक रोका जा सकता है। और यह रुकावट किसके द्वारा होगा? भारतीय संविधान में ये एक न्यायालय है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर राज्य में न्यायालय होता है, संघ यानी केंद्र स्तर पर संघीय न्यायालय होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वह न्याय देता है कि आप इस प्रकार के अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह अधिकार आपका छीना जा सकता है। जैसे हमें बोलने का आज़ादी है, तो अगर हमें बोलने का आज़ादी तो है, लेकिन अगर हम ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे किसी को भी बुरा लगे। बात समझ आ गया? हमें बोलने का अधिकार तो है, क्या हम किसी को गाली दे सकते हैं? हमें बोलने का अधिकार है, तो हम क्या किसी को कुछ और भी गलत वर्ड कर सकते? नहीं, हम बोल सकते हैं, यह अधिकार प्राप्त है, यह हमारी स्वतंत्रता है। चलिए नागरिकता के बारे में बात करते हैं। नागरिकता क्या है? अभी बस ये जाने हमें पढ़ना क्या, नागरिकता क्या होता है। किसी भी देश के लोगों को रहने के लिए अगर सरकार
अगर सरकार उस देश के लोगों के लिए एक प्रकार से पूरी तरह से एक व्यवस्था बनाती है और वह व्यवस्था के अंतर्गत पूरी तरह से उस पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है, लोगों के किसी भी प्रकार के ब्यौरा जो भी है चीज, जैसे मान लीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जिसे रहने के लिए घर नहीं है, तो अगर वह सरकार उसे देना चाहेगी तो किस प्रकार देखेगी, यानी कि अगर वह व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में रहता है तो देखेगी यह जन्म से है कि बाद में किसी और देश से आकर के यहाँ बस गया है, तो यह एक रजिस्टर तैयार करती है और उस रजिस्टर में लोगों की जनसंख्या यानी भारतीय लोगों के बारे में एक ब्यौरा वहाँ पर क्या होता है तैयार करके बताती है कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, और जब भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो भारत के नागरिक कहे जाएंगे, किसी विदेश के रहने वाले हैं तो विदेशी नागरिकता उनको कहे, यानी कि फॉरेन की सिटीजनशिप उनको प्राप्त है। बात समझ आ गया? तो अलग अलग देशों के अब जहाँ रहेंगे वहाँ की अपनी सिटीजनशिप है, वहाँ की अपनी नागरिकता है। अब ये देखिए नागरिकता हो गई, फिर हम बात करते हैं राज्यों के नीति निषेध। ये क्या है? अलग अलग हमारे देश में कितने राज्य हैं? टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट। भारतीय क्षेत्र में 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखें उन राज्यों को संविधान ने एक निर्देश दिया हुआ है। क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। किसको? स्टेट्स को, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो संविधान क्या कहता है? उन राज्यों को एक निर्देश देता है और उन निर्देशों को राज्य पालन करते हैं। अब यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को, यानी अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को किस प्रकार का व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। जैसे राज्य में है तो सरकार ने कह दिया कि आप अपने भीतर यानी राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों को एक प्रकार से व्यवस्था बनाइए जहां उनकी गरीबी खत्म हो जाए, एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जहां पर उनका क्या हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जहां पर वहां के लोग पूरी तरह से यानी कि स्वस्थ हों और उनका सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कि ठीक है पूरी तरह से उनका क्या हो, समाज में एक मान प्रतिष्ठा हो, उनका रिस्पेक्ट हो। तो इस प्रकार का और क्या होगा, उनका पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हो पाएगा, लोगों के बीच में अपने आप को क्या पाएंगे, रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उनको अधिकार प्राप्त होगा। तो यह राज्यों को ठीक है सरकार निर्देश देती है और यह निर्देश किसके माध्यम से होता है? संविधान के द्वारा। संविधान में यह बात कही गई है कि सभी लोगों को राज्य अपने नागरिकों के लिए एक अलग से व्यवस्था करेंगे जहां पर उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी भूखमरी दूर हो जाएगी, ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। यह राज्यों को निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता देखेंगे, अभी हम बस ये देखें, ये सारे जो वर्ड्स हैं भारतीय संविधान में अपना एक अलग महत्व रखती हैं, इनका अलग इम्पोर्टेंस है। हम एक एक शब्द को कम से कम एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ में लिखाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता आ गया तो इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र आ गया इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र इसका मतलब है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का आशय क्या है, किसे कहेंगे लोकतंत्र? लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी किसे कहेंगे? यानी कि लोकतंत्र का मतलब है लोक प्लस तंत्र, ठीक है, और लोक का मतलब है यह देखें यह जनता, और तंत्र का मतलब क्या है, एक प्रकार से सिस्टम, यानी कि जनता के द्वारा अगर किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था है
वो जनता को ख्याल करते हुए बनाया गया है, यानी कि जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता के हित में बनाया गया है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होंगे उसे हम कहेंगे क्या? लोकतंत्र। यानी कि इस प्रकार का जो तंत्र होगा लोकतंत्र। जब लोकतंत्र की बात करते हैं यानी जनता का शासन। किसका शासन? जनता का। बात समझ आ गया? यानी कि लोगों का शासन। अब लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अलग अलग जो फिलासफर हैं, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में विचार व्यक्त किया, बताया। लोकतंत्र के संदर्भ में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? यह जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का क्या है? शासन है। यह व्यवस्था लोकतंत्र है। तो अलग अलग प्रकार से देखेंगे जो संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह जो वर्ड है उसका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है। बात समझ आ गया? अब आइए हम सबसे पहले इन सब के बारे में देखें। तो प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल्स में यह सारी बात कही गई है और बहुत सारी बात है। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करने से पहले जाने हमें पढ़ना क्या क्या है। अभी हमने भारतीय संविधान के बारे में बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि क्या है ये रूल्स का कलेक्शन है, नियमों का कलेक्शन है, रेगुलेशन का कलेक्शन है। बात समझ आ गया? तो अब हमें पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, पहली बात यह जानेंगे। हम भारतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो भारतीय क्षेत्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं तो उस देश का कानून तो जानेंगे, नियम तो जानेंगे। अगर हमारे देश का कानून और नियम पता नहीं है तो देश में किस प्रकार की व्यवस्था संचालित है, कैसा रेगुलेशन है यहाँ पर, तो हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर जिस देश में रहते हैं उस देश की व्यवस्था हमारे पास है, उसके बारे में हमारी समझ है, हम उसी के आधार पर अपने कार्यों को क्या करेंगे? आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यह जो संविधान है देश, किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका नियम होता है, कानूनों का, और उसी के आधार पर वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम देखें तो पहली बात, यह ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, यह शब्द प्रयोग किए जाएंगे। बात समझ में आ गया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब है लेजिस्लेचर, ये है एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका का मतलब क्या है? जस्टिस। आप देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह इन्हीं के आधार पर वर्क करती है। कहने का मतलब क्या है? जो कानून बनाते हैं, जो नियमों को बनाते हैं, उनको हमने कहा विधायिका, लेजिस्लेचर। कानून बनाने वालों को क्या कहा? लेजिस्लेचर, विधायिका। इस कानून का जो लोग पालन कराते हैं, इस कानून, जैसे अब हम बार बार सुनते हैं संसद के बारे में सुनते हैं, ठीक है? संसद है क्या? संसद 3 लोगों से मिलकर के बनता है। एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया प्रेसिडेंट। यानी कि संसद 3 लोगों से मिलकर के बना है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट। और इनके द्वारा ही संसद यानी कि पार्लियामेंट कंप्लीट होती है। अगर किसी तीनों में से एक शामिल नहीं है, एक को हटा देते हैं, तो पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, संसद इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब क्या है? एक बात जाने, जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस बोलते हैं और जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस बोलते हैं। बात समझ आ गया? लोकसभा और राज्यसभा का क्या वर्क है? लोकसभा और राज्यसभा यह हम आगे बताएंगे इनका कैसे चुनाव होता है, लोकसभा में कौन लोग जाते हैं, राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं, ये अलग मुद्दा है। हम सब पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। लेकिन यह जाने, लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग बैठते हैं वो सांसद हैं। यानी संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं
वो सब सांसद होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट बनता है। पार्लियामेंट यानी संसद जिसको बोलते हैं। लोकसभा में बैठने वाले को हम सांसद बोलते हैं, राज्यसभा में बैठने वाले लोगों को सांसद बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या वर्क है कि जितने लोकसभा में हैं, जितने लोग राज्यसभा में हैं, वह लोग मिल करके कोई ना कोई एक बिल लाते हैं। क्या लाते हैं? बिल लाते हैं, विधेयक जिसको बोलते हैं। बिल लाएंगे, यहाँ पर चर्चा होगा, यह लोग चर्चा करेंगे, उस पर वोटिंग करेंगे। अगर एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि यह कानून बनाना चाहिए, ये रूल बनाना चाहिए, तो यह लोग पास करते हैं आगे वाले। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में, राज्यसभा भी अगर ऐसा कर देती है, इन पर जो लोकसभा ने किया हुआ है, राज्यसभा उस पर विचार करती है, यह कानून कैसा है, तो देख लेती है, चर्चा करती है और उस पर वोटिंग करा करके अगर पास कर देती है तो यह जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने इनसे हो करके जो बिल आया उसको जैसे ही उसने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट का वर्क क्या है? यह चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग होगा, जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट ने जैसे सिग्नेचर किया वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा भाई? एक्ट में। यह अधिनियम बन गया। क्या बन गया? अधिनियम। और इसके पहले यह जो बिल था इसको हमने कहा था विधेयक कहा था। क्या बोला था? अब यह जब लोकसभा और राज्यसभा से होकर के गुजरेगा और प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तब यह बिल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब वह बिल नहीं रहेगा, वह एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक उसे हम बिल कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने विधायिका यानी लेजिस्लेचर, हमने कहा यह कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं? यही लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। जैसे यह कानून बनेगा तो उस कानून का पालन कराना चाहिए कि नहीं? तो दो प्रकार, अब देखिए, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव दो प्रकार, एक होता है स्थायी परमानेंट और एक होता है अस्थायी। देखिए, कार्यपालिका दो होती है, कौन कौन? एक होता है परमानेंट, परमानेंट यानी जिसको हम बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका, और एक होता है टेम्परेरी, अस्थायी। अब ये क्या बात है भाई, थोड़ा सा जाने। स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है? जैसे कानून बनाने का काम कौन कर रहे हैं लोग? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, ठीक है, कानून बनाते हैं ये, लागू करवाते हैं ये लोग, कार्यपालिका लागू कराती है। इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी, यानी स्थायी और अस्थायी। इसका मतलब यह है जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके जाते हैं लोग, जिनका इलेक्शन होता है, वह लोग जाते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। जब लोकसभा में जाएंगे तो उनका टेन्योर 5 वर्ष का यानी 5 ईयर्स का होता है। जब राज्यसभा में जाएंगे तो उनका टेन्योर 6 वर्ष का होता है। लेकिन 5-6 साल के बाद वह रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब अब उनका इलेक्शन पुनः होगा, दोबारा होगा। समझ में आ गया? लेकिन तो इनको हमने क्या कहा, यह फिक्स टाइम नहीं है इनका, एक फिक्स समय के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर से चुनाव होता है। लेकिन परमानेंट कौन होता है? ये तो टेम्परेरी हो गए। परमानेंट कौन होता है? जो लोग एक बार इसमें आ जाते हैं, हमेशा अपने, जब तक उनका एज होता है तब तक वह रहते हैं। जैसे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास है, वह जितने लोग हैं वह परमानेंट में। जैसे अधिकारी, अगर कोई अधिकारी है, हम IAS की बात करते हैं, तो उनका टेन्योर ऐसा नहीं है 5 साल के बाद वो चले जाएंगे, नहीं, जब तक उनका एज है तब तक वो रहेंगे, तो परमानेंट हो गए। यह भी किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कराते हैं, यानी कि लागू कराएंगे,
और ये लोग क्या कराते हैं कुछ समय के लिए। अब हमने क्या कहा, विधायिका का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, रूल्स और रेगुलेशन को बनाना। लागू कौन करवाता है, ये कार्यपालिका कराती है, एग्जीक्यूटिव। और अगर इन विधियों में, इन लॉज रूल्स में कोई भी गड़बड़ी उत्पन्न होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, अगर इस कानून में कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई गड़बड़ी है, तब भी हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका तुरंत इनको रोकेगी। ठीक है। अगर इनके द्वारा कोई अधिकारी ऐसे हैं जिनके द्वारा कोई अगर कानून बन गया है, उसे लागू कराने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या किया जाएगा, तुरंत न्यायपालिका उन्हें रोकेगी। कहने का मतलब क्या है, न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप करती है कब, अगर कोई कानून ऐसा बनता है, कोई नियम ऐसा बनता है जहां पर लोगों के अधिकारों में उल्लंघन होता है, उनके किसी भी प्रकार के, ठीक है, गतिविधियों में रुकावट उत्पन्न होता है, तो विधायिका को रोकने का काम न्यायपालिका करती है, न्याय देकर। फिर न्याय कार्यपालिका अगर किसी प्रकार के नियमों को, किसी भी नियमों को फॉलो कराने में, लागू कराने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है या किसी प्रकार का उनमें भेदभाव उत्पन्न करती है, तुरंत न्यायपालिका क्या करती है, इन लोगों को रोकती है। यह तीनों जो बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, यह तीनों बॉडी अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह एक दूसरे से, हम अगर कहीं कहीं देखेंगे तो यह विधायिका कार्यपालिका में शामिल हो जाती है, कार्यपालिका विधायिका में, और न्यायपालिका सब में। हम देखें तो तीनों अलग अलग हैं, फिर देखेंगे तीनों एक भी हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और उसे हम देखें तो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। बात समझ में आ गया? तो हम ये देखें ऐसे ही। हाँ, यह पूरा अंग हमने क्या बताया, संसद किससे मिलकर के बन रहा है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यह जो संविधान के जो 3 अंग है, इसी तीनों अंग पर ही कार्य करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह सारी बातें विस्तार से समझाई गई हैं। अलग अलग से विधायिका पढ़ेंगे कि लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, लोकसभा है क्या, क्यों इसे हम निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस क्यों बोलते हैं, उच्च सदन क्यों बोलते हैं। इनका टेन्योर 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा 6 साल होता है। और हर साल 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते रहते हैं। लेकिन लोकसभा एक साथ चुनाव होता है, एक साथ इलेक्शन होता है, और क्या होगा, 5 साल के बाद पूरी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा का पूरा सीट खाली नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 100 सीट है। कितना सीट है? 100 सीट लोकसभा में। और राज्यसभा में एक बात करते हैं 90 सीट है, सपोज दैट, ठीक है ना। हर 5 साल के बाद 5 साल के बाद इनका लोकसभा का चुनाव होता है। प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। 5 साल के बाद 100 सीट तुरंत खाली हो जाएगी। 5 साल जैसे होगा, इनको 100 सीट तुरंत छोड़ना पड़ेगा। जितने सांसद हैं, इनका टेन्योर पूरा होता है, पूरी तरह 5 साल के बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, इनका प्रत्येक साल, ये 5 साल पे हो जाएंगे एक साथ खाली, लेकिन यह हर साल, यानी कि प्रत्येक साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर जो टेन्योर होता है लोगों को 1/3, यानी कि 1/3 रिटायर होते चाहिए। यानी कि 90 लोग हैं तो 1/3 इनका रिटायरमेंट होगा, तो कितने लोग हो गए? 30, यानी कि 90 में 30 लोग अब चले गए। अब इनका फिर से चुनाव होगा। जो 30 सीट खाली हुई है, फिर चुनाव हो जाएगा। तो हर साल जितने लोग रिटायर होते रहते हैं, हमेशा चुनाव चलता रहता। तो हम देखते भी होंगे, न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि रोज राज्यसभा के जो खाली जो भी सीट है उस पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जिसको कहते हैं। बात समझ आ गया? लेकिन यह क्या हो गया, 5 साल पे हमेशा रिटायर हो जाएंगे। तो हम इसीलिए इनको क्या कहेंगे, अब यह फिक्स टाइम नहीं है इनका, 5 साल के लिए आएंगे फिर हो जाएंगे, लेकिन यह खाली होने वाला नहीं है। इसीलिए यह भंग हो सकता है, लेकिन यह भंग नहीं हो सकता है।
यानी कि 5 साल के बाद पूरी तरह से सीट समाप्त हो गई, खाली हो गया, लेकिन ये समाप्त नहीं होता है। तो कुल मिला जुलाकर कहना ये है, हम भारतीय संविधान में यह जो शब्द यूज किए गए हैं, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्रता किसे कहेंगे, लोकतंत्र क्या है, बात समझ आ गया। यहाँ के नागरिकों के लिए किस प्रकार का व्यवस्था किया गया है, भारतीय संविधान में किन अधिकारों की बात करता है, अलग अलग प्रकार से अधिकार दिए गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, इस प्रकार से है कि हम इस प्रकार से पढ़ें कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन की बात करते हों, या राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, या वनडे लेवल के जो भी छोटे एग्जामिनेशन हैं उनको टारगेट करते हुए यह जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने थोड़ा सा बात बताया कि हम भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। एक ये हमारा क्लास लेने का उद्देश्य यह था कि हम एक बता पाएँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान में, उसमें यही सारी चीज़ बताई जाएगी कि गवर्नमेंट है क्या, सरकार किसे कहेंगे, सरकार के वर्ग क्या हैं, सरकार का शासन क्या होता है। समझ में आ गया? ये रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन किसके किसके लिए हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे हम जो भी क्लासेज होंगी इसके बारे में बताएंगे। तो यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से आप क्लास को रेगुलर करिए। जो समझ में नहीं आएगा हम डाउट सेशन के तौर पर लेंगे क्लास, और वहाँ डाउट भी क्लियर करा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।